So we are seeing 500 important question for UPSC prelims examination 24. So इन क्वेश्चंस को करने से क्या होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो नहीं पता मुझे, बट व्हाट आई रियली थिंक कि आपका जितना भी प्रिपरेशन अभी है, it's just going to be a value addition kind of thing to your preparation, because here every question, every statement is important और काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, उन टॉपिक्स को कवर नहीं किया हुआ है, राइट? सो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के नहीं करना है, बट व्हाट आई विल से इज जस्ट कवर ऑल दीज क्वेश्चंस, है ना? आपको थोड़ा सा हेल्प तो जरूर मिलेगा, दैट इज गारंटीड. अब मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, एज पर द रूल्स, a member while speaking in the parliament cannot refer to any matter of the fact on which a judicial decision is pending sub judice, right? तो आपको समझ में आया, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो भी हैं यहाँ पे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप जो कुछ पार्लियामेंट में बोल रहे हैं वो आपका पार्लियामेंट का डिसीजन का पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उस मैटर पे नहीं करना चाहिए, राइट? ये रूल्स कहता है. हम उस बारे में बात नहीं करेंगे कि रूल्स तोड़ के क्या क्या कर रहे हैं लोग, है ना, बट रूल्स क्या है वो हमें बात करनी है. अब सेकंड स्टेटमेंट है, लीडर ऑफ द हाउस इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर एक्सपंक्शन ऑफ द वर्ड्स दैट आर डिफेमेटरी, इनडिसेंट एंड अनपार्लियामेंट्री. किसको लीडर ऑफ हाउस को पावर दी गई है कि आप कुछ वर्ड्स को निकाल के फेंक दो जो कि आप यूज नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट्री सेशंस में, ठीक है? किसको? लीडर ऑफ द हाउस को. अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पे आंसर हम मूव करते हैं. इसका आंसर क्या है, पॉज करके आप आंसर देखिए, और इसका आंसर है ए, राइट? तो आंसर इज ए. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अभी आप देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे. एज पर द रूल 352 of the rules for the procedure and conduct of the business Lok Sabha, okay, parliamentaries cannot refer to the facts that are sub judice as offensive expression about the conduct of proceeding. आप देख लीजिए, ये रूल्स में दिया गया है, while speaking shall not refer to any matter with judicial decision is pending. समझ में आया रूल्स? और भी 5, 6, 7 में पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं. पॉज करके एक बार ग्लास ले लीजिए. आई डोंट थिंक कि देखिए, यूज द प्रेसिडेंट नेम्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट, है ना, अटर ट्रेजनेबल सेडिशियस एंड डिफेमेटरी वर्ड्स, यूज ऑफ राइट टू स्पीच फॉर द पर्पस ऑफ obstructing द बिजनेस, मेक द रेफरेंस टू स्ट्रेंजर्स, ओके, जो गैलरीज में होते हैं. तो देखो, आपको आपकी नॉलेज लिमिटेड है ना, तो आपको पता ही नहीं है कि बियॉन्ड भी चीजें हैं काफी सारी. वो स्ट्रेंजर जो चुपचाप आप देखो बैठे रहते हैं पार्लियामेंट्री सेशन पे, उनके लिए भी रूल्स है, एक वर्ड उनको नहीं बोलना है. अभी जो बीच में वो आ गए थे पार्लियामेंट्री, अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था पार्लियामेंट्री में, 2 लोग वहां से कूद गए थे नीचे, है ना, तो सबके लिए रूल्स बना हुआ है. अगर आप रूल्स तोड़ोगे फिर कौन उसको करेगा, वो तो बात की बात है, बट रूल्स आर देयर, ओके. सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज लीडर ऑफ द हाउस को आप स्पीकर मत समझो. लीडर ऑफ द हाउस इज नॉट समथिंग वी विल कॉल इट टू स्पीकर. स्पीकर और लीडर ऑफ हाउस में डिफरेंस है, राइट? तो लोकसभा स्पीकर को एम्पावर करता है कि वो वर्ड्स को निकाल के फेंके. लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर एंड और द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम. समझ में आया ये बात मेरी, है ना? सो दिस इज द लोकसभा स्पीकर, इट्स इज एम्पावर्ड. सो आपका देख लो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा इनकरेक्ट. समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, गुड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क, ओके. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको भी पता चल जाएगा, राइट? अब देखिए, ये नेटवर्क करता क्या है? लॉ एनफोर्समेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है विच प्रोवाइड्स दिस एंड दैट. ये तो फैक्चुअल बातें हो गई, दिस इज करेक्ट. अब ये जब पहला स्टेटमेंट में ऐसे डेफिनेशंस हो तो आप समझ लेना कि पर्पस इज टू मेक यू लर्न, क्योंकि ये डेफिनेशन देख के इनकरेक्ट कोई नहीं करेगा, ना ही ऐसा कोई स्टेटमेंट बना पाएगा जो इनकरेक्ट जैसा ये दिख नहीं रहा ना, बिल्कुल इट्स अ डेफिनेशन. तो इसको इनकरेक्ट बनाने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट की उसको जरूरत नहीं है, राइट? Now CBI Academy of the India recently joined Interpol Global Academy. इस रीजन की वजह से मैंने कहा कि ये न्यूज में था, है ना. एंड इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरपोल. तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको मानो या ना मानो, आपको करना तो पड़ेगा, राइट? तो आप देख लीजिए, अभी तो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, ओनली 1 ओनली 2 आ गया है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, ऑल 3 आर करेक्ट, है ना. CBI Academy ऑफ इंडिया ज्वाइंस द इंटरपोल, देखो, है ना. तो ये न्यूज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया. बोस्टिंग लॉ एफर्ट्स विद ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरपोल ऑन अगस्त को ज्वाइन किया इन्होंने. ये क्या करेगा? इट विल एनहांस द रीजनल एंड ग्लोबल पुलिस कैपेसिटी, ठीक है. लॉन्च इन 2019. ये देख लीजिए. थर्ड इज आल्सो करेक्ट, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, ओके. तो आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया खत्म. अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई. अब इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, फैक्चुअल कुछ बॉडीज हैं, कर लीजिए, है ना. सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री क्या है, ओके. आज थोड़ा सा घर पे काम चल रहा है तो मे बी सम नॉइज विल बी देयर, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. ओके, सो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है, तो मेंबरशिप ऑफ द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन इज ओपन टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड द इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IWC. तो इन तीनों में से आप देख लीजिए आपको कितना आता है और क्या सही है. मूविंग टू द सोल्यूशन, आंसर इज बी, ओनली 2. तो आप देख लीजिए ओनली 2 अगर यहाँ बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आई थिंक इनकरेक्ट इज यूनाइटेड नेशन. अभी देख लेते हैं तो इनका कैसे बना फॉर्मेशन.
आप देख लीजिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग इन साइन इन दिस, तो 1946 में बना, एंड यूएन नेशन इज फाउंडेड, यहाँ पे यूएन नेशन फाउंड हुआ था, इसको फाउंड नहीं किया है, ये फाउंडेड हुआ था, ठीक है। ये सीक्वेंस बताया गया है, देखो ये आज मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे व्हेलिंग व्हेलिंग बन गया था, समझ रहे हो आप। इस तरीके से जब बोलते हो ना आप, तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाती है कि वेल को बचाने के लिए 1947 आज़ादी जब मिली थी हमें, तब वेल को बचा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से बोलने से आप कभी भूलोगे नहीं कि कब इनका फॉर्मेशन हुआ था। अब आप देखो, मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया देखो मेंबर है, पूरा मैंने अच्छे से डायग्राम बना के दिया है ना। इंडिया इज ए मेंबर सिंस 1981, और मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एडहेयर्स टू द जो इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो मेरी बात मानेगा वो मेरा मेंबर है ना, इसका मतलब यही। तो वेलिंग कमीशन की जो बात मानेगा एडहेयर्स टू द 1946 इंटरनेशनल कन्वेंशन, वो मेंबर ओपन है उसके लिए। हो गया सारा क्वेश्चन, ऑल थ्री आर करेक्ट। इट्स आंसर इज बी, यूएन व्हाट सेल्फ फॉर्म इन 1945। तो ये 1946 में वेलिंग कमीशन क्या बनाएगा, है ना, इसलिए मैंने ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है, सॉरी ये स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इसका आंसर जीवन में कभी भी गेस नहीं कर पाओगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अब मैंने ये बोल दिया ये लाइन तो आप कर लोगे, ठीक है। पर अब देखो, फर्स्ट ऑफ द काइंड स्टडी इन इंडिया हैज फाउंड द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक इन द रेन वाटर सैंपल्स। पहली बार ये स्टडी हुई है इंडिया में, रेन वाटर में माइक्रो प्लास्टिक का सैंपल मिला है, ठीक है। वो स्टडी कहाँ हुई थी, ठीक है। आप देख लीजिए, जब मैंने कहा कि कभी गेस नहीं कर पाओगे जीवन में, तो आंसर पटना आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इज सी, इट्स पे पटना। एंड बिहार में ऐसी ऐसी चीजें भी हो रही है ना। तो जितना ज्यादा आप बुरा समझते हो उतना है नहीं बिहार। तो दिस इज व्हाट द पटना हियर। तो आंसर इज सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ डिटेल्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट टाइम एग्जामिन्स द कंपेयर द अबंडेंस कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसपोर्ट सोर्स ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक इन द अर्बन एंड पेरी सर्वेलेंस पटना सिटी बिहार, है ना। तो ये रिसर्च का पहला एब्स्ट्रैक्ट लेकर मैं आपके सामने इमेज पेस्ट किया हूँ। नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इमेज डाल दी है मैंने, ऐसे कुछ खास बात नहीं। पॉलिटी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, कमेंसमेंट मतलब समझ गए सब कुछ, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जैसे ही मोदी इलेक्ट होगा 24 में, उसका जो पहला सेशन होगा, ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द असेंबल टुगेदर, दोनों हाउस को असेंबल को करेगा, ठीक है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे कमेंसमेंट हुआ, ठीक है, अब मान लीजिए लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व एंड द राज्यसभा हैज टू मीट, ठीक है। अभी ये कमेंसमेंट इलेक्शन के बाद वाला नहीं है, ये फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर की बात हो रहा है, ठीक है। कोई भी साल का फर्स्ट ईयर का वो जो शुरू होता है, अब उसमें लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है, ओके, एंड राज्यसभा को मिलना है। तो क्या राज्यसभा सेशन कर सकता है विदाउट प्रेसिडेंट एड्रेस? दोनों को करने के बाद सेशन शुरू होते हैं। तो अगर लोकसभा है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो राज्यसभा तो डिसॉल्व होता नहीं है, राइट। दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो क्या राज्यसभा सेशन को प्रोसीड कर सकता है? दिस इज बियॉन्ड योर बुक्स। अब आप देखो, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है बिल्कुल, इसमें कुछ तो है ही नहीं है, तो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आप देखो यहाँ पे आर्टिकल 87.1 ओरिजिनली रिक्वायर्ड द प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडेड दिस प्रोविजन रिप्लेस्ड एवरी सेशन विद द फर्स्ट सेशन। समझ में आई ये बात? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ब्रैकेट दे रखा है इसका मतलब अमेंडमेंट हो रखा है यहाँ पे। द फर्स्ट सेशन से इसको रिप्लेस कर दिया, पहले क्या था एवरी सेशन, ठीक है। अब ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आप देखो कि यहाँ पे नो अदर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड टिल द प्रेसिडेंट हैज एड्रेस द बोथ हाउस, बट if at any time the commencement first session of the Lok Sabha has been dissolved, Rajya Sabha has to meet, the Rajya Sabha can have its session, कर सकता है, ओके। अब देख लीजिए एग्जांपल भी है कि राज्यसभा ने पहले सेशंस लिए हैं विदाउट लोकसभा, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहां पे डिफाइंड है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी आ रखा है, कहीं डिफाइंड नहीं है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। कौन निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है ना। अब आप देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, कौन निकाल के फेंक सकता है बाहर? तो नीदर को डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है ना, नॉट करेक्ट। बी मतलब पहला सही है, कहीं पे डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड नहीं है। तो अभी तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं था, इसको भी ऐड कर लीजिए, 1951 एक्ट में भी नहीं है ये। एंड द पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग इट कंफर्म्ड, अब इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, तो देख लेते हैं हम। अब आप देखिए यहाँ पे the word office of profit has not been defined anywhere. Second statement is incorrect because the president in consultation with the disqualifies a member. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट का बिफोर गिविंग एनी डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे ये भी प्रोविजन है, एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन, शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन, ओपिनियन लेगा, ओपिनियन ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग, मतलब ओपिनियन मैंडेटरी हो गया यहाँ पे, है ना, बिकॉज यहाँ पे शैल आ गया ना, तो ओपिनियन मैंडेटरी हो गया। ऐसा नहीं कि ओपिनियन नहीं लेगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन जब भी होगा तो ये President will decide and it's a binding, ठीक है। If any question arises as to whether the member of other has been subject to any disqualification, clause 1 of article 102, अभी clause 1 जब आप देखोगे ना आर्टिकल 102 का, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है क्लॉज 1, कोई बात नहीं, आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज ए नेशनलाइज्ड बैंक एज पर द आरबीआई? 4 ऑप्शन है,
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नई चीज आपको सीखने को मिलेगी ना। आपका सबका आंसर स्टेट ऑफ बैंक इंडिया तो यस होगा, ओके, बट सी आंसर इज बी 2, 3 एंड 4, ए नहीं है। अब क्यों नहीं है, थोड़ा सा रीड करते हैं, एक इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा पढ़ लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं तो बाकी चीजों में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखो, हियर द लिस्ट ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई, रिसेंट लिस्ट देखो आरबीआई का, पूरा नेशनलाइज्ड बैंक का। ठीक है, अब देखो आप यहाँ आरबीआई एसबीआई को अलग क्यों किया है, यहाँ से इन सबको साथ में किया है, जो भी है यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक, इसको अलग क्यों किया है। ठीक है, देखते हैं क्यों किया है। Imperial Bank was created in 1921 by merging the three presidency banks, Bank of Bengal, Bombay and the Madras. This Imperial Bank was converted into State Bank of India through State Banks of 1995, where Government of India owned majority of the stake through RBI. So SBI ownership was transferred to RBI and RBI was owned by the Government of India. Simple सी लैंग्वेज, समझ में आया। 1955 एक्ट के बाद SBI ownership was transferred to RBI and RBI was owned by the Government of India. In 2007-8, the entire shareholding, around 60% of RBI and SBI, was transferred to Government of India. It was to remove any conflict of interest, as the RBI is the country's banking regulator. ठीक है, 60% शेयर उसको दे दिया. So as SBI is a public sector bank, but RBI does not list it under the nationalized bank, rather it writes it separately, maybe because Government of India did not directly acquire SBI. देखो, rather as the RBI took the control of the SBI in 1950. Although we generally say SBI is a nationalized bank, and it is also mentioned the SBI website, but RBI declares only those banks as nationalized bank which are acquired by the Government of India through the nationalized bank. कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली ऐसा क्वेश्चन आया ना, अगर तो आप समझ लेना कि इसी गेम प्ले को आपके साथ करने के लिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब आपके पास सामने पिक्चर है ना, देखो आप इसको अलग क्यों लिखा हुआ है, वन मार्किंग है, यहाँ ऐसा भी नहीं 2 से मार्किंग स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ से भी इन्होंने 1 से ही किया स्टार्ट, है ना। तो अलग लिखने का यही रीजन है कि इसको पहले गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ऑन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव कंजर्वेशन। आप देख लीजिए, एक बार पॉज करके आप पढ़ लेना, है ना, बिल्कुल एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा अच्छे से दे रखा है मैंने, थोड़ा जल्दी में रहता हूं तो इसीलिए एक एक चीज नहीं बता सकता आपको। इंक्लूसिव कंजर्वेटिव इनिशिएटिव, है ना, आंसर तो देख ही लिया आपने, पर देख लो, सपोर्टेड बाय IUCN एंड GF। क्या इनमें से 4 ऑप्शन है, पॉज करो, आंसर इज डी। आप पढ़ लेना यहाँ पे IUCN का, इसका मतलब ये इनिशिएटिव जो है किससे रिलेटेड। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने क्विज में भी पूछा है, आज के बाद भूलना मत। ठीक है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स एंड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, दोनों दो चीज है। बोथ आर आइडेंटिफाइड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972। बोथ हैबिटेट्स आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। समझ में आया दोनों, क्रिटिकल दो चीज है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आर आइडेंटिफाई अंडर एज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। टाइगर हैबिटेट जो है ये वाइल्ड लाइफ के अंदर आता है। ठीक है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कंफ्यूज मत हो, वाइल्ड लाइफ का मतलब ये नहीं कि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, ये अलग चीज हो गई। अब आप देखो यहाँ पे क्रिटिकल कम्स अंडर दिस एंड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स कम अंडर दिस। डिफरेंस देख लिया, अब यहाँ पे और देख लो, अच्छे से पता चल जाएगा आपको। ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ, इट इज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, इट इज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को कौन डिफाइन करता है, नोटिफाई, स्टेट गवर्नमेंट, एनर्जी लाओ अपने अंदर। ठीक है, एंड क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कौन डिफाइन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम सभा, विद द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा एंड। तो ये ग्राम सभा का यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इसको आइडेंटिफाई करता है। दोनों का डिफरेंस समझ में आया। आज के बाद क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, मतलब जो वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है वो वाइल्ड लाइफ में नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ में 1972 वाले एक्ट में नहीं है जिसमें वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है। ऐसे बना लो। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज लेप्रोसी। ये बहुत बीमारियां चल गई, काला आजार, लेप्रोसी, मलेरिया, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, फिलेरियसिस, पता नहीं कितने डिजीज आ गए हैं, सबके बारे में आया एग्जाम में, पास्ट ईयर्स में एक डिजीज को तो पूछ ही लेते हैं, है ना। तो लेप्रेसी को देख लीजिए, एक सबसे पहले बैक्टीरिया से होता है, दूसरा ये नॉन क्यूरेबल और इरिवर्सिबल है, दूसरा ड्रॉपलेट्स कैसे स्प्रेड होता है। तीनों स्टेटमेंट C 1 and 3, सेकंड इज इनकरेक्ट, फ्रॉम WHO वेबसाइट से लिया गया है, बहुत पुराना नहीं लिया गया है, सो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इज क्यूरेबल। ठीक है, और इट इज अफेक्ट द स्किन एंड द पेरिफेरल नर्व्स, लेफ्ट अनट्रीटेड डिजीज में कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज। इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया, ये देख लो बैक्टीरिया का नाम, इज रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल 6 WHO रीजन्स, द मेजॉरिटी ऑफ एनुअल डिटेक्शन फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया समझ में आ रहा है आपको, है ना, इंडिया साउथ एशिया में इधर वाले म्यांमार वाला रीजन जो है। ठीक है, दैट इज, तो दिस इज फॉर द टुडे। अच्छे से पढ़ो यार, लाइक वन थिंग आई विल टेल यू कि ये जो यूट्यूब पे चल रहा है ना, प्रीएम्बल पढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज पढ़ा रहे हैं, सब आपने पढ़ लिया है। कैसे पता चलना है कि क्लैरिटी आएगी, ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा, जो पढ़ा हुआ है वो भी मतलब का है या नहीं है। सो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। इसलिए मैं कहता हूं, जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आपको, जो क्वेश्चंस दे रहा हूं, कहीं भी ढूंढ के ले आओ आप। ठीक है, कोई सिलेबस कंप्लीशन की बात नहीं होती यहाँ पे, बिल्कुल एकदम एक से एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द टुडे, सॉल्व एंड विल मीट नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो।